नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑन अध्यापक अकेडमी पर, जहाँ हम करते हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट सोशल साइंस प्रीवियस ईयर, जो कि 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। इसका आज हम डिटेल एनालाइज करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसी चैनल पर हम अपने NCERT नोट्स प्रोवाइड करते हैं सोशल साइंस के लिए, जो कि किसी भी पेड बैच से कई गुना अच्छे होते हैं। तो इन सब का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि हमारे चैप्टर वाइज हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों को हमारी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कक्षा 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 से आया है, जो कि है दिल्ली के सुल्तान। तो देखते हैं। ए हमारा तोमर, बी अंगपाल, सी चौहान, डी पृथ्वीराज चौहान। तो हमारा तोमर का जो कार्यकाल था वो 12वीं शताब्दी से 1165 तक था। तो इसमें कहाँ है, तो ये ए का थर्ड। और चौहान हमारा 1192 से 1165 तक रहा। 1165 से 1192 तक। तो ये हमारा चौहान यहाँ मिल गया। अब अंगपाल देखते हैं। अंगपाल हमारा 1130 से 1145 तक रहा, तो इसका फोर्थ। और पृथ्वीराज चौहान हमारे 1175 से 1192 तक रहा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ए का क्या है, हमारा थर्ड। देखते हैं ए का थर्ड किस में है, तो सेकंड में ही है। तो अगर हमें इनमें से एक भी पता होगा तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। हम इन वीडियोस में आपको चैप्टर भी बता रहे हैं कि किस चैप्टर का है, कौन सी क्लास का है, ताकि आपको एनालाइज में आसानी हो। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। तो और चैप्टर किस में दिया गया है, उर किस में दिया गया है, तो ये चैप्टर सेकंड हिस्ट्री क्लास 7th में दिया गया है, जो कि नए साम्राज्य और राज्य। तो देखते हैं। तो उर किसको कहा जाता था, तो उर कहा जाता था खेतिहर और किसानों को। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो फर्रुखियत, बी शाह आलम द्वितीय, सी अहमद शाह, डी आलमगीर द्वितीय। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन 7th क्लास चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन से आया हुआ है। तो आप साथ साथ आपको चैप्टर बताते चलेंगे और क्लास बताते चलेंगे, तो आपको खुद एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे सीटेट में कहाँ से कितना पूछा जाता है, जो कि आपको सीटेट में बहुत हेल्प करेगा। तो हमारा फर्रुखियत था 1713 से 1719 तक। तो ऑप्शन ए का है सेकंड। तो और फिर बी शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय था हमारा डी 1759 से 1816 तक। और हमारा अहमद शाह था 1748 से 1754 तक। तो हम इसमें एक भी पता होगा तब भी हम आंसर लगा सकते हैं। तो ए का क्या है, हमारा सेकंड है। तो देखते हैं हम
तो ए का सेकंड खाली थर्ड में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। उत्तराधिकारी की सहदायत प्रथा का अर्थ है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कक्षा 7 मुगल साम्राज्य चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जिसमें सहदायत प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर है सहदायत प्रथा होती है जिसमें सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन समान रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं 5th। मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है जो मराठी में भक्ति गीत लिखे गए तो वो थे अभंग। ये कौन से चैप्टर में मिलेगा? ये कक्षा 7 हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 8 ईश्वर से अनुराग, इसमें बॉक्स में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं उसे। अब हमारा 6th क्वेश्चन, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ए तो उसे आंसर बताने से पहले हम बता दें कि आपको ये भी 7th चैप्टर में ही 7th क्लास के 8th चैप्टर में शताब्दी में ही मिलेगा, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं, तो इसमें महाराष्ट्र में जो संत हैं वो सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म के आधार पर अंतरों का विरोध करते थे, और उनका मानना था कि सभी के साथ रहकर मतलब पारिवारिक जीवन बिताकर लोगों को मदद करना। तो ये ऑप्शन है हमारा 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। बिल्कुल सही है। बी, इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथियों व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो ए और बी दोनों सही हैं। 6 का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब 7th का देखते हैं, कौन सही सुमेलित है? तो हमारी ये कक्षा 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य से लिया गया है, जिसमें मुगल साम्राज्य की सभी पदों के बारे में विवेचन की गई है कि बख्शी क्या होते थे। तो हमारा बख्शी ए है हमारा बख्शी क्या होते थे? तो बख्शी सैन्य वेतन अधिकार होते थे। ये बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं सद्र की, तो ये एक धार्मिक मंत्री होते थे, तो इसमें भी दिया गया है सद्र, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री। ये भी सही है। अब हम देखते हैं कोतवाल। कोतवाल होता था नगर का पुलिस का अधिकारी, तो ये भी सही है हमारा। तो और इक़्तिदार क्या होता था? इक़्तिदार सैन्य कमांडर नहीं होता था। यह खिलजी और तुगलक शासकों के सैन्य नायकों को एक विभिन्न प्रकार का इलाका दिया जाता था, जिसे इक़्ता कहते थे, और इन इक़्ताओं को संभालने वाले उच्च अधिकारियों को इक़्तिदार कहते थे या मुफ्ती कहते थे। तो हमारा ऑप्शन सी गलत है। तो इसमें ए, सी और डी, तो ऑप्शन सही है ए, बी और डी, तो सी नहीं आएगा। तो देखते हैं ए, बी, डी किस में? तो 4th में, तो केवल 4th। नेक्स्ट देखते हैं 8th। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था?
तो ये हमारा क्लास 8 से लिया गया है, हिस्ट्री से। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना चैप्टर का नाम है। तो घुमंतू खेती के लिए किसे कहा जाता था? तो घुमंतू खेती के लिए बेवड़ का यूज़ किया जाता था, जो कि मध्य प्रदेश में। और ये वाला हमारा क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बॉक्स में दी जाती है साइड पर पेज में, वहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में जो मैं NCERT सीरीज़ पढ़ाता हूँ उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ाता हूँ, ताकि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। नेक्स्ट देखते हैं 9th। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भों में कथन A या B को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो 19वीं शताब्दी में आरंभ सामाजिक परिवर्तन कब हुआ, कौन से चैप्टर में या क्लास में दिया है? तो कक्षा 8, चैप्टर भी 8, और चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो देखते हैं स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। तो ये सही है हमारा, क्योंकि 19वीं शताब्दी से ही महिलाओं के ऊपर या फिर किसी भी रीति रिवाज के ऊपर बहस होने स्टार्ट हो गई थी। बी देखते हैं। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। तो ये इसका सही कारण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों A, F, B सही हैं और B A की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A और R को पढ़िए तथा सही उत्तर चुनिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कथन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। सही है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कक्षा 8, चैप्टर नंबर 8 महिला जातीय सुधार से ही लिया गया। तो पिछला भी वही था, चैप्टर 8 से ही, कक्षा 8 में से, और ये भी उसी चैप्टर में से लिया गया। तो कारण है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। तो ये भी सही है, पर इन दोनों का कोई मैच नहीं हो रहा। तो हमारा ऑप्शन रहेगा A और R दोनों सही हैं, लेकिन R सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमने यहाँ सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से एनालाइज कराते हुए आपको चैप्टर नंबर और क्लास दोनों बताई गई हैं, जिससे आप खुद ही ज़्यादा एनालाइज कर सकें अपने पेपर को, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी आने वाली CTET के लिए कर सकें। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है 11th। निम्नलिखित कथनों A और R को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन A, A.V. रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी से स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल सही है। कथन, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। ये भी बिल्कुल सही है। और ये कौन सा हमारे चैप्टर का है? ये कक्षा 8, चैप्टर 8 महिला एवं जाति सुधार। तो आप देख सकते हैं लगातार CTET में 3 क्वेश्चन पूछे गए चैप्टर 8 से, जो कि हमारा कक्षा 8 का है, हिस्ट्री। तो जो कि हमारा इसका मतलब है चैप्टर 8, कक्षा 8 का हमारा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे आप बड़े अच्छे तरह से करें। इससे कई क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा A और R दोनों सही हैं, और A R की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया है?
तो जिन्ना ने राष्ट्र का विरोध किया था, जिन्ना के राष्ट्र का विरोध किया था दो राष्ट्र के लिए, तो वो थे हमारे फोर्थ मौलाना आज़ाद। और ये हमारा क्वेश्चन कक्षा 8वीं से, और चैप्टर है हमारा इसमें 9th, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक हमारे चैप्टर है, तो आप जाकर देख सकते हैं उसे। नेक्स्ट 13, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। सेकंड, यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी मतलब पैसिव आंदोलन था। पैसिव मतलब जिसमें कोई एक्टिव नहीं था, सभी घर बैठे ही आंदोलन चला रहे हों, तो उस आंदोलन को पैसिव आंदोलन कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट तो सही है कि मई 1857 में शुरू हुआ था, और ये पैसिव था, ये गलत बात है। और थर्ड, इसमें सिपाही और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया, तो हमारा इस तो फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें खाली सिपाहियों ने भाग लिया था, जनसाधारण की इसमें इतनी रुचि नहीं थी, क्योंकि खाली 1857 का सैनिक विद्रोह था जिसमें सभी छावनियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें जनसाधारण की इतनी भूमिका नहीं थी, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा इसमें, केवल सेकंड। तो ये हमारे कौन से चैप्टर का है और कौन सी क्लास का है देखते हैं। तो ये कक्षा 8 चैप्टर 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद से लिया गया। 14 देखते हैं। ए और बी कथनों पर सहायक संधि के बारे में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, बिल्कुल नहीं थी, ये गलत है। बी, भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, तो ए हमारा गलत है, बी सही है। तो किसमें ऑप्शन नंबर 4, और ये किस चैप्टर में, तो कक्षा 8 और चैप्टर नंबर 2 से लिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारी हिस्ट्री के थे, तो आपने एनालाइज़ किया होगा कि कक्षा 8 से अधिक पूछे गए, और उसमें भी चैप्टर 8 से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब हमारा भूगोल स्टार्ट हो चुका है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रह के बारे में दिया गया है और उनका टाइम दिया गया है कि अपने अक्ष पर कितने समय पर घूमते हैं। एक तो परिक्रमा करते हैं, जैसे सूर्य की चारों तरफ घूमना, और अक्ष होता है जैसे आप किसी लट्टू को घुमाते हैं तो अपने नोक पर ही घूमता रहता है, तो उसे कहते हैं अक्ष पर घूर्णन का समय। और ये हमारा कक्षा 6 भूगोल चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। और ये भी हमारा डायग्राम दिया गया है चैप्टर में, उसमें दिया गया है जिसे बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो आप सभी पढ़ के जाइएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी, तो चलिए देखना। तो यूरेनस का टाइम जो होता है, जो अपने अक्ष पर घूमता है, तो 17 घंटे और 14 मिनट का होता है, तो ये वाला सही है। अब नेपच्यून का देखते हैं। नेपच्यून का तो इसका टाइम 16 घंटे 7 मिनट का होता है, ये भी सही है। शनि का देखते हैं, तो शनि का 10 घंटे 40 मिनट होता है, तो इसमें गलतियाँ हुआ है।
और मंगल का देखते हैं, तो मंगल का अपने अक्ष पर घूमने का समय 1 दिन होता है, मतलब 24 घंटे। तो ये भी गलत है। तो खाली फर्स्ट और सेकंड, तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? तो केवल 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 16, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से गुजरती है। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भाग से गुजरती है। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 देशांतर का अनुसरण करती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ARR को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, अपने स्थान पर ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। सही है। आर, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 विकल्प होता है। तो ये भी सही है, पर इन दोनों में कोई मैच नहीं करता आपस में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। AR दोनों सही हैं और तथा R एक की सही व्याख्या नहीं करता है। 18 देखते हैं। जब हम भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले इस आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। नेक्स्ट, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं। तो महासागरीय में कौन सी पर्पटी होती है? तो इसमें सीमें होती हैं। इसका शॉर्टकट सीमें कहलाता है। सीमें, सी का अर्थ है इसमें सिलिका, और में से अर्थ होता है इसमें मैग्नीशियम। तो इसमें कौन सा था? सिलिका, सी, और में से मैग्नीशियम। तो A और C दोनों। तो किस में? ऑप्शन नंबर थर्ड में। आगे बढ़ते हैं। 20, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ उसे बाज, ऐश, बीच के पेड़ तथा फिजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? तो ये हमारा क्वेश्चन कक्षा 7 चैप्टर 6 से लिया गया है। तो देखते हैं। तो ये सब पाए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकंड, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। तो बाज, ऐश, बीच के पेड़ तथा फिजेड मोनाल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। और आप मुझे बताइए कि शंकुधारी वन की विशेषताएं क्या क्या हैं और यहाँ क्या क्या पाया जाता है? तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। कंटिन्यू। किसी क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, तो एक इसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये हमारी टुंड्रा क्षेत्र की होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है।
तो वहाँ बहुत कम प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ बर्फ रहती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कक्षा 7 चैप्टर 6 से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 22 कथन ए आर दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। सही है। कारण, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो हमारा ये भी सही है। और लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे खाने का नमक होता है। तो ए आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये हमारा कक्षा 7 चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, भूगोल। आगे देखते हैं। 23 पवन के निक्षेपण को कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3 कक्षा 7 से लिया गया है। तो पवन के निक्षेपण को क्या कहते हैं? लुआस फर्स्ट। और छत्रकशाला हमारे कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और हिमोड कहाँ पाए जाते हैं हमारे? ये बर्फ़ हिमनद के द्वारा बनाए जाते हैं। और स्टेक हमारे समुद्रों में मिलती है, जब पानी की लहरें समुद्री पहाड़ों को काट काट कर रास्ता बना लेती हैं, उन्हें स्टेक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 24 जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से में मिलती है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं नदी मुहाना। तो ये हमारा कक्षा 7 चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। और हमारे डेल्टा किसे कहते हैं? तो जब नदियाँ अन्य जलराशि में से मिलती है और अपने मुहाने पर अवसाद इकट्ठा कर देती हैं, तो उसे डेल्टा कहते हैं। और चाप झील किसे कहते हैं? जब नदियाँ बड़ी बड़ी होती हैं परंतु जो अधिक गोलाई पर है उस पार्ट को छोड़कर नदी आगे बढ़ जाती हैं, तो उधर एक झील प्रकार से बन जाती है, तो इसे चाप झील कहते हैं। और तटबंधन आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। नेक्स्ट 25। तो हमारा ये 24 नंबर क्वेश्चन कक्षा 7 चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। ट्वेंटी 25 देखते हैं। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकारों की पहचान कीजिए। ए, ये वन संघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। बी, रोजवुड, आबूनस, महोगोनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। सी, ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधन के पास पाए जाते हैं। तो ये कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो हमारी किस चैप्टर और बुक से लिया गया है? तो हमारी बुक है भूगोल कक्षा 7 और चैप्टर नंबर 6 है। तो आगे बढ़ते हैं। 26 सतत विकास का अर्थ है। तो आप सभी को पता होगा कि सतत विकास का क्या होता है। तो इसमें से बहुत जो कि हमारा सबसे अच्छा आंसर है वो हमें चुनना है। तो यह मुख्यतः नवीकरण संसाधनों का संरक्षण है। बी, संसाधनों का सीमित उपयोग। और थर्ड है अपनी संतानों व संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव। फोर्थ है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो ये हमारे कहाँ से लिया गया है? कक्षा 8 चैप्टर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टीन।
आप इसको डिटेल में कक्षा 8 चैप्टर नंबर 3 में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी नुमा खेती में ज़मीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता ताकि, तो ये हमारे यहाँ से पॉलिटिकल साइंस चालू हो गई है। आपको लगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, परंतु ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो इसका आंसर है सेकंड, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। तो सीढ़ी नुमा खेती इसलिए की जाती है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे और बाहर ना बहे। नेक्स्ट देखते हैं 29। एक बाज़ार में पक्की दुकानें वे होती हैं। तो ये भी हमारा पॉलिटिकल साइंस का ही है। तो ये हमारा क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं से लिया गया है। तो ये है हमारा, जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं। बी, जिसके पास शहर पंचायत और निगम निगम का लाइसेंस होता है। सी, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हो। डी, जो मुख्यतः बड़े शहरों में हो। तो इसमें से हमारे 2 ऑप्शन ठीक हैं, ए और बी। जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, तो वे क्या कहलाती हैं, पक्की दुकानें। तो इसमें आंसर है हमारा सेकंड, केवल ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं 30। नगर निगम में चुने हुए सदस्यों को कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं पार्षद, ऑप्शन नंबर 4। और ये हमारे किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये हमारा 6 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 नगर प्रशासन से लिया गया है। तो बाकी के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, क्योंकि इसमें डिटेल एनालाइज करा गया है, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लाते हैं। तो धन्यवाद।